यस पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी लोग? ऑल गुड मालिक। तो मालिक, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ लिया है। अब मैं सीधा आपको पढ़ाने वाला हूँ यूनिट नंबर 3। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर यूनिट नंबर 1 के बाद में यूनिट नंबर 2 पढ़ना चाहिए और आप सीधा यूनिट नंबर 3 पढ़ा रहे हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वेरी सिंपल। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 जितने भी पार्टनरशिप के थियोरटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, वो फर्स्ट यूनिट से आते हैं, थर्ड यूनिट से आते हैं। सेकंड यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बन के आते हैं ना, वो सारे केस स्टडीज बेस आते हैं। ठीक है, तो आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ा, बड़ा इजी लगा आप लोगों को, राइट? जब आप यूनिट नंबर 2 पढ़ोगे, वहां पर आप लोग अपना माइंड अप्लाई करना शुरू कर दोगे कि अच्छा, इस सेक्शन में ऐसा लिखा है, क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसे केस लॉ आ सकता है, वैसे केस लॉ आ सकता है। मतलब वहां पर आपको आपका माइंड यूज करना है, आपको आपकी 100% एनालिसिस यूज करनी है, राइट? अब यूनिट नंबर 2 में जब आप पढ़ते रहते हो, आप काफी सारे सेक्शंस कवर कर लेते हो, उसको बड़े एनालिटिकल तरीके से समझते हो, और फिर एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है। क्या बात है, मतलब यूनिट नंबर 2 हमसे हो गया, क्या ही बात है। और फिर यूनिट नंबर 3 जब शुरू होता है, वो फिर से थ्योरेटिकल बातें आ गई सामने। तो जब थ्योरेटिकल बातें आ गई ना, हम लोग इतना फोकस नहीं करते उसके बाद, हम बोलते यार जान देना, जान देना। यूनिट 2 हो गया भाई, यूनिट 2। और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर 3 से, तब बोलते यार पढ़ लेना चाहिए था। और यकीन मानो, अपने दोस्तों से पूछ के रखो, यूनिट नंबर 3 को लोग इग्नोर करके एग्जाम में जाते हैं, इग्नोर करके एग्जाम में जाता है। हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए मैंने यूनिट नंबर 1 के बाद में सीधा यूनिट नंबर 3 पकड़ा, सो दैट क्या है, जो भी चीजें पहले हो जाती तुम लोग उसको बड़ा आराम से याद रख लेते हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं। और यूनिट नंबर 3 में तो दिमाग हम भी लोग चलाने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 3, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जहां पर हम लोग बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर मतलब पार्टनरशिप अभी तुमने सिखाया बराबर कि क्या होता है। अब आप बता रहे हो पार्टनरशिप कैसे शुरू हो गया, हाँ बिल्कुल बताऊंगा। और बंद करने का भी, हाँ, बीच में की जो भी बातें है यूनिट नंबर 2 की, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगी, ठीक है? सिंपल सा, बहुत ही इजी यूनिट है, हार्डली हाफ आवर्स एंड विल बी फिनिश विद दिस लेक्चर, ठीक है? चलो, सबसे पहले बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं पार्टनरशिप के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप का, वो क्या है बच्चों? ऑप्शनल है, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आप यहाँ पे वर्ड ऑप्शनल नहीं लिखोगे बच्चों, वहां पे आप लिखोगे इट इज नॉट कंपलसरी। सर क्यों? बेर एक का वर्ड है और मैं चाहता हूं आप वैसे ही लिखो, ठीक है ना? तो आप लिखोगे इट इज नॉट कंपलसरी। सेकंड पॉइंट, तो सर अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, तो इट इज बेटर हम तो रजिस्टर कराए नहीं ना, हमको रजिस्ट्रेशन पढ़ाओ ही मत। बच्चों जब तुम आगे सेक्शन 69 पढ़ोगे, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप आ गया था 1932 में, लेकिन इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आया था सेक्शन 69, वो 1 साल बाद में आया था। बच्चों उसने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, ऐसे ऐसे डिसेबिलिटीज, ऐसे ऐसे ड्रॉबैक्स बताया ना पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कराने के, वो सुनने के बाद में आप बोलोगे इट इज बेटर कि हम लोग पार्टनरशिप को रजिस्टर कर ले, राइट? तो हम लोग एकदम आराम से सारी चीजों को पढ़ेंगे वन बाय वन, ठीक है ना? तो सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हम लोग पार्टनरशिप को रजिस्टर कैसे करें। सबसे पहले सेक्शन सेक्शन बोलता है कि आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म। ये प्रिस्क्राइब फॉर्म कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली पार्टनरशिप जो रजिस्टर होती है ना, वो मराठी में रजिस्टर होती है, महाराष्ट्र में। तो उसके लिए जो फॉर्म है, वो है फॉर्म नंबर अ, फॉर्म नंबर ब, फॉर्म नंबर क, फॉर्म नंबर ड। सर आपको कैसे पता? मैंने खुद ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। और अगर इंग्लिश में करा रहे हो आप, तो फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, अलग अलग पर्पज के लिए होती है, ठीक है? तो पहला बात हो गया सर, आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, आरओएफ लिखा है मैंने, ठीक है ना? डोंट से आरओसी, इट्स आरओएफ, रजिस्टर ऑफ फॉर्म। सर आरओएफ कौन? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का जहां पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड है, जहां पर आपका बिजनेस है। सिंपल है, यस। अब जो आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या ना, इसे ये वेरीफाइड होना चाहिए, ये साइन होना चाहिए। तो इसको साइन कौन करेगा? इसको साइन करेगा ऑल द पार्टनर, साइन इधर हिमसेल्फ, एक तो खुद करेंगे या फिर अपने अपने एजेंट के थ्रू करेंगे। सिंपल है बच्चों, यस। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, कि जो एप्लीकेशन आपने दिया, आपको नहीं लगता है उस एप्लीकेशन के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देनी पड़ेगी? मतलब ये लो, हमें पार्टनरशिप रजिस्टर करना है, अरे इस पार्टनरशिप के बारे में बेसिक तो बताओ हम लोगों को, कि आपकी पार्टनरशिप का नाम क्या है। सेकंड, आपका प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, मतलब मेन बिजनेस कहाँ से चल रहा है, या एनी अदर प्लेस जहाँ पे तुम्हारी इंटेंशन है, तुम इस बिजनेस को चलाना चाहते हो। अच्छा, डेट ऑफ ईच पार्टनर ज्वाइन। सर ये डेट ऑफ ईच पार्टनर ज्वाइन मतलब
अरे जब हम पढ़ रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, जरूरी नहीं जब तुम पार्टनरशिप शुरू करो तभी रजिस्टर कर लो। आपने पार्टनरशिप शुरू किया, आप 3 साल 4 साल 5 साल के बाद में भी रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि किस डेट सारे पार्टनर ने ज्वाइन किया था हमारी पार्टनरशिप फर्म को। तो यहाँ पे डेट ऑफ ईच पार्टनर ज्वाइन। उसके बाद में बच्चों नेम एंड द परमानेंट एड्रेस, आई एम नॉट राइटिंग परमानेंट एड्रेस, मैंने सिर्फ एड्रेस लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैं आशा करता हूँ ये सारा पढ़ने के बाद में हम लोग मॉड्यूल को भी ओपन करने ही वाले हैं और मेरे खुद के नोट्स अवेलेबल है, हम लोग उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर्स भी आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट बच्चों, द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप नॉर्मली कब होता है बच्चों, जब पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड होती है, राइट। अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल होगी, राइट, तो वहां पर आप ड्यूरेशन तो लिखोगे नहीं, वहां पे सिर्फ इतना लिखोगे दिस पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। रजिस्टर ऑफ फर्म को आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब वो डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन दिया वो साइन करेगा एक तो पार्टनर या उसका एजेंट, और साथ में आपको ये सारी बेसिक अटैचमेंट उसके साथ में देना है कि फर्म का नाम क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कहाँ पे तुम बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हो, कहाँ कब तुम्हारे पार्टनर्स ने ज्वाइन किया था, उसके बाद में नेम एंड द एड्रेस ऑफ द आपका पार्टनर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। इसके अलावा अब आप अपने पार्टनरशिप का नाम रिजर्व करोगे। देखो आप कंपनी का नाम रिजर्व करते हो बच्चों, वहां पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है। हम मतलब तुम लोग फाउंडेशन लेवल पे तो नहीं है तुमको, जब इंटर लेवल पे जाओगे आप पढ़ोगे बच्चों रूल 8 ए, ठीक है, रूल 8 ए और रूल 8 बी। बहुत बड़ा 4-5 पेज का सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि आप क्या नाम ले सकते हो क्या नाम नहीं ले सकते हो, ऐसा। तो उसी तरीके से बच्चों पार्टनरशिप के ऊपर बेसिक रिस्ट्रिक्शन डाले इन्होंने बोले पार्टनरशिप कभी क्राउन, एम्पायर, क्वीन, रॉयल, इंपेरियल ऐसे नाम नहीं ले सकता है। अब ये एक्ट बना कब, 1932, मतलब प्री इंडिपेंडेंस बना हुआ था, बोलो हाँ है ना। तो नॉर्मली ये नाम उन्होंने बोला आप यूज नहीं करोगे। क्या ऐसा कोई भी नाम आप यूज नहीं करोगे जहां पर आपका कनेक्शन दिख के आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में है, ठीक है। तो भारत अभिनव समित ऐसे मैंने कुछ नाम अगर यूज किया तो ऐसा नाम यूज करना अलाउ नहीं है जब तक मुझे स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है। सिंपल है, यस। अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म क्या करेगा बच्चों, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपकी डॉक्यूमेंट को देखेगा, अगर वो सेटिस्फाई होता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म मतलब उसके पास जो रजिस्टर रहेगा उसमें वो क्या करेगा, एंट्री करेगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। सिंपल है, यस। और जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए बच्चों, ये सारे नोट्स आपने भी बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड। अब क्वेश्चन आता है सर, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से जो मुझे लगता है ना लॉजिकल है, जहाँ पे बच्चा गलत करता है, वो है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कब से आपकी फर्म रजिस्टर है ऐसा माना जाएगा, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उस दिन, या जिस दिन आपको बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उस दिन। आंसर इज जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उस दिन से आपकी फर्म रजिस्टर है ऐसी मानी जाएगी, ना कि उस दिन जिस दिन बच्चों आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हाथ में मिलता है। देखो एकदम नॉर्मल तरीके से समझना बच्चों, से फॉर एग्जांपल हम लोग सीए का कोर्स कर रहे हैं, राइट। अगर हम लोग बोले हमारी मार्कशीट, ठीक है, अगर हम लोग सीए का कोर्स कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट आउट होता है, तो हमें पहले रिजल्ट पता चलता है ना, बोलो हाँ, यस। और सर्टिफिकेट हाथ में कब आता है, बाद में आता है, सब्सिक्वेंटली आता है। तो हम लोग पास कब होते हैं, जिस दिन हाथ में सर्टिफिकेट आया या जिस दिन हम लोग पास हो गए। आंसर जिस दिन हम लोग पास हो गए। यहाँ पे सेम वे, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दे दिया वो वेरीफाइड करके साइन करके, उस दिन से ही आप रजिस्टर हो गए ऐसा माना जाओगे। जिस दिन भी आपके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा ना बच्चों, उसमें भी यही रहेगा, यू आर रजिस्टर्ड फ्रॉम सो एंड सो डेट। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपके फॉर्म में आपने क्या क्या दिया बच्चों, अगर मानो भविष्य में आपके फर्म का नाम चेंज हो सकता है, हाँ पॉसिबल है। क्या आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो सकते हैं, पॉसिबल है। क्या आपका पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हो सकता है, सर पार्टनर का नाम कैसे, अरे कोई लड़की शादीशुदा नहीं थी, शादी होने के बाद में मानो उसका नाम चेंज हो गया, तो पार्टनर का भी तो नाम चेंज हो गया ना, या एड्रेस आपका चेंज हो गया, बोलो हाँ। या आपकी पार्टनरशिप पहले पार्टनरशिप फिक्स ड्यूरेशन थी, फिर आपने पार्टनरशिप एट विल कर दी। तो मतलब एनी चेंजेस, अगर इसमें कोई भी पर्टिकुलर में चेंजेस हो रहे हैं, आपको नहीं लगता है आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। सिंपल, एकदम आराम से बोलो यस और नो। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, हम रजिस्टर कब करें, हम हमारी फर्म को रजिस्टर कब करें, तो बोले एट एनी टाइम। जरूरी नहीं जब पार्टनरशिप बनाया बिजनेस शुरू किया आपने रजिस्टर कर लेना चाहिए। अरे पहले कुछ समय बिता के तो देखो क्या तुम्हारा सामने वाले के साथ में जम रहा है कि नहीं जम रहा है। अगर बच्चे जम नहीं रहा है तो फालतू में पार्टनरशिप में काय को एंटर होने का है, बोलो हाँ है ना। तो पहले कुछ समय बिता के देखो, अगर तुमको लगता है एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ऑल इज वेल, देन गो फॉर रजिस्ट्रेशन, यस और नो, यस। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सेक्शन 69, जो बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
नॉन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात बच्चों, कांट फाइल सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हो। अब ध्यान देना, ये मैंने क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट एक्चुअली नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन ये मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि यहाँ पे आता है केस स्टडी एग्जाम। हाँ, मतलब आ चुके हैं, मैं अभी आपको डिस्कस बता भी दूंगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना बच्चों हमारे नोट्स पे, ठीक है। तो आप देखो, अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पढ़ाया, यहाँ पे देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, एक्सप्लेन। और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई, मैं फिर से नोट्स पे भी आऊंगा, लेकिन आप क्लियर हो रहा है आप लोगों को, जहां जहां पे मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन है, पूरा अपना फोकस, मतलब अगर 100% होगा तो 110% पे लेके चल जाना है, ठीक है। चलो, सो पहली बात आती है बच्चों, मानो आप पार्टनरशिप फर्म हो और आपने अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं किया और आपने किसी के ऊपर सूट फाइल कर दिया। सूट तो एक्सेप्ट होगा बच्चों, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो बोलेंगे आपकी सूट का तो मतलब रिबूट हो जाएगा, बोले कोई काम ही नहीं है, बोले आपके सूट, आप अनरजिस्टर्ड फॉर्म में आप फाइल ही नहीं कर सकते हो, यस और नो। तो ऐसे केस में अगर आपको किसी के ऊपर सूट फाइल करना होगा बच्चों, यस और नो, यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने एग्जिस्टिंग में सूट फाइल किया है पहले उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म, देखो लॉ का लैंग्वेज क्या है, अनरजिस्टर्ड फर्म सूट फाइल नहीं कर सकता है, रजिस्टर्ड फर्म तो कर सकता है ना, यस और नो। तो आपकी एग्जिस्टिंग सूट को आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। सेकंड, आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको फ्रेश सूट फाइल करना पड़ेगा। मार्क माय वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों एग्जाम में भी केस स्टडी पूछा है इन्होंने उठा के, ठीक है। और एक पॉइंट बताऊंगा जहां पे एग्जाम का केस स्टडी बना है इसी टॉपिक से। सेकंड, नो सूट कैन बी फाइल, नो सूट इन सिविल कोर्ट कैन बी फाइल बाय एनी पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और को पार्टनर। बच्चों सुनना, क्या बोला है कि अगर मेरी फर्म रजिस्टर नहीं है और कहने से हमारी जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर कुछ बातें लिखी होती है कि किस पार्टनर का क्या अधिकार है, किस पार्टनर का क्या ड्यूटी है। अगर कोई पार्टनर अपनी अधिकार को फुलफिल नहीं कर रहा, अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटी को, मतलब अधिकार उसके डिप्राइव हो रहे, उसको मिल नहीं रहे, अगर कोई पार्टनर है जो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कोई भी सिविल कोर्ट में बच्चों केस फाइल करे अगेंस्ट अदर पार्टनर और द फर्म रिगार्डिंग बच्चों पॉइंट अराइज फ्रॉम योर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट फॉर दोस राइट विच अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन बच्चों इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन क्या है? सबसे पहला एक्सेप्शन बच्चों, और दूसरा दो एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ। अगर मानो कोई क्रिमिनल केस होगा, मानो मतलब आपके पार्टनर ने आपको गाल में मारा, आपके पार्टनर ने आपका हाफ मर्डर करने की कोशिश की, आपको नहीं लगता है क्रिमिनल नेचर का केस हो गया? बोलो यार यस और नो। किसी ने आपके गाल में मारा, ये असल्ट हो जाता है। अगर किसी ने आपको बच्चों डराने धमकाने की भी, मतलब सिर्फ हाथ उठाया, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज बच्चों व्हाट, इट इज कॉल्ड एज असल्ट, ठीक है। किसी ने आपको मारा, इट इज कॉल्ड एज बैटरी। तो अगर कोई पार्टनर ऐसी भी हरकतें कर रहा है, आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो, यस और नो, यस। उसके बाद में आप उसके ऊपर बच्चों सिविल मैटर के लिए भी केस फाइल कर सकते हो, बट नॉट विच इज नॉट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब मानो पार्टनरशिप को सेट असाइड रखो, मेरे पार्टनर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अलग अदर ग्राउंड पे कि भाई मैं तेरे को मेरी गाड़ी सेल कर रहा हूँ और तू मुझे उसके लिए 20 लाख रुपीज देगा। पार्टनरशिप से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैंने उसको मेरी गाड़ी दी और उसने मुझे 20 लाख रुपए नहीं दिए, तो मेरे पास अधिकार पूरा है कि मैं उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता हूँ। आंसर इज यस, सिंपल है, यस सर। नेक्स्ट, तो पहली बात, नो सूट इन द सिविल कोर्ट कैन बी फाइल्ड बाय एनी पार्टनर against or a firm or co-partner for those right which is arise from contract. Next है बच्चों, no suit can be filed, no suit can be filed in the court and can be filed against the third party. आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो बच्चों, आप भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो जब तक आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है। तो क्वेश्चन आता है सर, हम लोग थर्ड पार्टी के ऊपर केस कब फाइल कर सकते हैं? बच्चों तुम्हारी थर्ड पार्टी के ऊपर केस तभी फाइल कर सकते हो जब तो तुम्हारी फर्म रजिस्टर है। कब? अगर तुम्हारी फर्म रजिस्टर है, राइट, और जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है ना बच्चों, उसके रजिस्टर में तुम्हारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का नाम होना चाहिए। ये क्वेश्चन पे केस स्टडी बनता है, ये क्वेश्चन पे केस स्टडी बनता है। और ये आपको बताता हूँ, दो तीन केस यहाँ पे, दो केस डिस्कस करूंगा, ठीक है ना बच्चों। ध्यान देना, ध्यान देना। सिचुएशन एक है, तीन पार्टनर है बच्चों, ए बी और सी, ऐसे आपके फर्म के तीन पार्टनर थे। इसमें से जो सी था ना बच्चों, सी ने फर्म को छोड़ दिया, सी ने फर्म को छोड़ दिया। सिंपल है, यस सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मानो, अब मानो, क्या ए और बी अगर फर्म रजिस्टर होती तो किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकते क्या? हमने ये
बताया नहीं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को हमने बताया नहीं, सोच के बताओ। सी छोड़ के चले गया, हमने बोला था इंटीमेट करना जरूरी है, लेकिन सी छोड़ के चले गया और ये बात तुमने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बताई नहीं। क्या तुम थर्ड पर्सन के ऊपर केस फाइल कर सकते हो? आंसर इज यस यू कैन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यस, हम लोग फाइल कर सकते हैं। कैसे? दो कंडीशन थी, क्या आपकी फर्म रजिस्टर्ड है? हाँ, हमारी फर्म रजिस्टर्ड है। दूसरा, क्या रजिस्टर ऑफ फर्म में एटलीस्ट जिन लोगों ने केस फाइल किया है उनका नाम है या नहीं? एक पार्टनर का नाम ज्यादा है, अभी तक वो गया, हमने बताया नहीं आपको, लेकिन बच्चों जो लोग सूट फाइल कर रहे हैं उनका नाम है कि नहीं? आंसर इज उनका नाम है, तो ये केस वैलिड है बच्चों, ये केस वैलिड है। ठीक है, अब देखो, अब नया केस बनाता हूँ, ये सिचुएशन नंबर 2। ठीक है, आपकी पार्टनरशिप में तीन लोग थे, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीन लोग थे, आपकी फर्म रजिस्टर भी है, और बच्चों आपके पार्टनरशिप में नया फर्म आया, पार्टनर आया, पार्टनर डी। कौन आया? नया पार्टनर आया बच्चों, पार्टनर डी। पार्टनर डी के बारे में आपने अभी तक आरओएफ को इन्फॉर्म नहीं किया, आपने नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन इसके बारे में नॉट इन्फॉर्म टू आरओएफ, आरओएफ को इन्फॉर्म नहीं किया। आपकी फर्म रजिस्टर है, क्या तुम लोग चारों मिलके सूट फाइल कर सकते हो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में? आंसर इज नो, यू कांट फाइल द सूट बिकॉज दो कंडीशन थी, क्या? रजिस्टर होनी चाहिए, आप रजिस्टर थे, और जितने भी पार्टनर हैं उनका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में होना चाहिए। तो क्या बच्चों, यहाँ पे ए का नाम है? बोले हाँ है। बी का नाम है? बोले हाँ है। क्या सी का नाम है? बोले हाँ है। क्या डी का नाम है? नहीं है। तो ऐसे केस में आप सूट फाइल नहीं कर सकते, आपको पहले डी का नाम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद में आप सूट फाइल कर सकते हो। सिंपल है। तो ये दोनों भी एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब मैं ना फिर से एक बार गो थ्रू करा देता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हमने पढ़े से कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले, हम लोग थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। बराबर, अगर करना होगा तो पहले एग्जिस्टिंग सूट को विड्रॉ करो, आपकी फर्म को रजिस्टर करो, और उसके बाद में सूट फाइल करो। उसके बाद में आप किसी और पार्टनर या फर्म के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो, सिविल वाला। ठीक है, कब? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है, अगर आपका राइट कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है पार्टनरशिप के। इसके अलावा आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो। करना होगा तो दो कंडीशन है, आपका फर्म रजिस्टर होना चाहिए, और सारे पार्टनर जो अभी सूट फाइल कर रहे हैं राइट, उनका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म में होना चाहिए। तीसरी बात, क्या थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है? यस, आप रजिस्टर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, लेकिन आप बच्चों थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो बीइंग अनरजिस्टर्ड फर्म। सिंपल है सर, समझ में आ गया एकदम आराम से। यस, उसके बाद में नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म विल नॉट इम्प्यूड। अब बच्चों सुनना, भले ही तुम्हारी फर्म रजिस्टर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इंपैक्ट लिखा है, तुम्हारे पास अधिकार है कोर्ट में जाने का 4 केसेस में। कब? 4 केसेस में। सबसे पहले, थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। समझ में आ गया? यस और नो? बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम का, ठीक है, थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, ठीक है, क्या आपके पास अधिकार है सेट ऑफ का? सर सेट ऑफ मतलब क्या होता है? देखो, ए बी सी एंड एसोसिएट, ये हमारी फर्म है, ठीक है, हमारी फर्म ने, जो हमारे क्रेडिटर है, उस क्रेडिटर ने बच्चों, क्रेडिटर है मानो विजय माल्या, विजय माल्या क्रेडिटर है हमारी फर्म का। बच्चों उसने हमको दिया कितना? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का माल दिया उसने हमको, और हमने इसका पैसा इसको वापस नहीं किया, राइट? तो इसने जाके हमारे ऊपर सूट फाइल किया। अलाउ अलाउ है क्या कोर्ट में? आंसर इज यस, थर्ड पार्टी को अधिकार है कि वो आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है। अब आपने बोला ठीक है 1 लाख हमारा, हम मानते हैं आपका 1 लाख देना बाकी है, लेकिन एक बात याद रखो, हमको खुद को भी तुमसे 20,000 लेने का बाकी है, मतलब तुमको भी 20,000 लेने का बाकी था, तो मोटा मोटी एक काम करते, बोले सिर्फ 80,000 रुपए देंगे। क्या सेट ऑफ लेना अलाउ है? अगर आपकी फर्म रजिस्टर है तो बच्चों आप सेट ऑफ नहीं ले सकते हो, आप सेट ऑफ नहीं ले सकते हो अगर वो जो सूट फाइल किया है उसका वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है। यहाँ पे केस कितने रुपए का फाइल हुआ था बच्चों? 1 लाख रुपए का। तो आपके पास कोई अधिकार नहीं, आप सेट ऑफ नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर ये सूट बच्चों 50 रुपए का फाइल हुआ रहता, तो फिर आपके पास बिंग अनरजिस्टर्ड फर्म आप लोग सेट ऑफ ले सकते थे, 100 रुपए तक का सेट ऑफ अलाउ है, ठीक है। सो सेकंड, थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म इवन इफ द फर्म इज अनरजिस्टर्ड, unregistered firm can set off only if the value of suit is not exceeding ₹100। ठीक है, सो अनरजिस्टर्ड फर्म को क्या अफेक्ट नहीं कर सकता है? थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ द पार्टनर टू स्यू ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब पार्टनरशिप बंद हो रही है ना, बराबर,
कि या पार्टनरशिप बंद करने फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए आप कर सकते हो बच्चों केस फाइल, ओके, एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए भी केस फाइल कर सकते हो। अगर कोई पार्टनर बच्चों इंसॉल्वेंट हो जाता है, आपको पता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी जितने भी राइट्स है उसके ऑफिशियल असाइनी को चल जाते हैं, बोलो हाँ, इंसॉल्वेंट पार्टनर के सारे राइट ऑफिशियल असाइनी को। तो ऑफिशियल असाइनी के पास इतना पावर है कि वो कोर्ट में जा सकता है, बोल सकता है इस पार्टनरशिप में से मुझे मेरे पार्टनर की जितनी भी एसेट है और उसका जितना अधिकार है उतना रियलाइज करके दो, क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन को पेमेंट करनी है। तो वहां पर बच्चों आप मतलब उसके पास अधिकार है, ऑल द योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन आपकी एसेट को रियलाइज करने के लिए वो कोर्ट में जा सकता है और सूट आप सेट ऑफ फाइल क्लेम कर सकते हो, 100 रुपीज तक का सूट होगा तो, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी, ये बच्चों एग्जाम क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों यहाँ पे वर्ड क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब सारे के सारे पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप को बंद कर दे तो इट्स अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन मानो पूरी पार्टनरशिप बंद नहीं हो रही, पार्टनरशिप कंटिन्यू है, एक आधा पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ठीक है, एक आधा पार्टनर क्या छोड़ कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, या एक आधे पार्टनर को छोड़ना पड़ रहा है। दो बातें, छोड़ के जाना मतलब रिटायरमेंट, और छोड़ना पड़ना मतलब क्या, एक तो उसका डेथ हो गया इसलिए छोड़ा, या फिर इंसेन हो गया, पागल हो गया इसलिए छोड़ना पड़ा, यस और नो। और बाकी के एंड द फर्म इज स्टिल कंटिन्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपके एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए मैं कवर करा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या फर्क होता है सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एकदम आराम से। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रेफर टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म, whereas dissolution of partnership is a change in the relationship of partners, सिंपल है, रिलेशन ऑफ पार्टनर। स्कोप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में नेसेसरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, पूरी की पूरी आपकी फर्म बंद हो रही है, लेकिन यहाँ पे मे और मे नॉट डिसॉल्व द फर्म, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो फर्म डिसॉल्व भी हो सकती है, फर्म डिसॉल्व नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट नेसेसरी इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। वाइंडिंग अप बच्चों कहना है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ये मैंडेटरी हो जाता है कि वाइंडिंग अप होगा, तुम्हारे एसेट को सेल किया जाएगा, बराबर, लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कि तुम्हारा वाइंडिंग अप होगा। ऑर्डर ऑफ कोर्ट बच्चों कहाँ पे होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं होता है बच्चों, कहाँ पर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। स्टेटस बच्चों तुम्हारी ओल्ड पार्टनरशिप कम इनटू एंड एंड नो न्यू पार्टनरशिप, यहाँ पे कोई नई पार्टनरशिप नहीं आ रही, पूरी की पूरी पार्टनरशिप बंद हो रही है, लेकिन यहाँ पे बच्चों पुरानी पार्टनरशिप ओल्ड पार्टनरशिप कम इनटू एंड और न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही आ रही है, ठीक है। बिजनेस बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। अकाउंट प्रिपेयर रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट होता है बच्चों कहाँ पे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट होता है इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। आगे इसलिए मैंने बोला रेफर टू मेन नोट्स। आगे बताएं मोड ऑफ डिसोल्यूशन, कि आप आपकी पार्टनरशिप को बंद कैसे करोगे, इसके बारे में लिखा है बच्चों मोड ऑफ डिसोल्यूशन। इसके बारे में कितने सेक्शन बात करते हैं सर, तुम्हारे सेक्शन 40, सेक्शन 41, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 44, ये चार सेक्शन है जो आपकी मोड ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 40 बोलता है बच्चों वॉलेंटरी डिसोल्यूशन, पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को पार्टनरशिप बंद करना है। सेक्शन 41 टॉक अबाउट बच्चों कंपलसरी डिसोल्यूशन, कि ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज हो चुकी है जहां पे तुमको तुम्हारी पार्टनरशिप को कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसके वजह से पार्टनरशिप करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। या नॉट इन केस पार्टनरशिप एट, और बच्चों पार्टनरशिप डिसॉल्व एट इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट अ विल, पार्टनरशिप एट अ विल हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो मैं बोल रहा हूँ देखो वॉलेंटरी कर रहे हो तो क्या कोर्ट का इंटरफेरेंस है, आंसर इज नो। सर कंपलसरी डिसॉल्व हो रहा है, कोर्ट का इंटरफेरेंस होना जरूरी नहीं है, कुछ इवेंट ऐसे हो गए, तो मैंने इसको दो कैटेगरी में डाल दिया, डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड डिसोल्यूशन विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट में सेक्शन 44 आता है जहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया डिसॉल्व करो, और उसके अलावा सेक्शन 40 वॉलेंटरी, 41 क्या कंपलसरी, सेक्शन 42 हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और सेक्शन 43 नॉट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, कहना है नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट अ विल, पार्टनरशिप एट अ विल इसमें, तो दिस इज विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, ठीक है। वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है सेक्शन 40 जो बोलता है ऑल पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करके पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैसे लिखा होगा वैसे, ठीक है। सेक्शन 41 बात करता है बच्चों कंपलसरी डिसोल्यूशन, और कंपलसरी डिसोल्यूशन की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो इन्होंने दो मोड बताए। सबसे पहले क्या, सारे के व्हेन ऑल द पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर, या ऑल बट वन, मतलब सारे के सारे पार्टनर एक्सेप्ट वन, एक आधे पार्टनर को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर क्या हो गए बच्चों, एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट,
इंसॉल्वेंट घोषित हो गए, मतलब जिनका दिवाला निकल गया, जिनके पास बिजनेस करने के लिए मतलब उनकी लायबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई, उनके एसेट कम है, तो ऐसे केस में बच्चों आपकी पार्टनरशिप को कंपलसरी बंद करना पड़ेगा। सारे के सारे पार्टनर का दिवाला निकल गया, कौन बचाएगा तुम्हारी पार्टनरशिप को? कोई बचा नहीं सकता है, बराबर। सेकंड, व्हेन सम इवेंट इज हैपन, कुछ ऐसा इवेंट हो गया बच्चों जिसके वजह से विच इज इम्पॉसिबल, नाउ विच इज इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अब तो इम्पॉसिबल मतलब करना पॉसिबल ही नहीं है, अनलॉफुल मतलब करना पॉसिबल है लेकिन लीगल नहीं है, ठीक है क्या? फॉर द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन और फॉर पार्टनर्स टू कैरी ऑन पार्टनरशिप। बच्चों इस पे कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब क्या? तुम्हारा बिजनेस करना एक तो इम्पॉसिबल हो गया या तो इलीगल हो गया। मतलब क्या? तुम बिजनेस कर रहे थे बच्चों खर्रे का, खर्रा 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 मतलब बच्चों इट्स काइंड ऑफ टोबैको, समझ में आ रहा है ना? तो खर्रे का तुम लोग बिजनेस कर रहे थे बच्चों, मानो, ठीक है। और जो तुम खर्रे का बिजनेस कर रहे थे ना, मोदी जी आके बोले मित्रों आज रात हमारी भारत भूमि में बच्चों खर्रा बंद हो चुका है, तो खर्रे को बैन करना, बिजनेस टू बी कैरिड ऑन अनलॉफुल हो गया, यस और नो? यस। तो ये एक इवेंट हो गया, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारी पार्टनरशिप आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? और फॉर पार्टनर्स टू कैरिड ऑन पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स के लिए बिजनेस करना पॉसिबल नहीं हो गया। मतलब मान दो ही पार्टनर थे, कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलती है इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस। और बच्चों एक पार्टनर की डेथ हो गई तो इट इज इम्पॉसिबल कि वो लोग अब पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सके, यस और नो? तो ये एक एंगल हो गया। दूसरा, फॉर पार्टनर्स टू कैरी ऑन पार्टनरशिप अनलॉफुल कैसे हो सकता है? सर सुनना बच्चों, एक पार्टनर था इंडिया का, ठीक है, और दूसरा पार्टनर था बच्चों चाइना का। दूसरा पार्टनर क्या था? चाइना का। अब चाइना ने अपने इंडिया में बच्चों मानो कोरोना वायरस भेजा, इसके वजह से अपने अपने गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया। अपने गवर्नमेंट ने बच्चों चाइना के साथ में वॉर डिक्लेयर कर दिया। अपने गवर्नमेंट ने चाइना के साथ में वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ना इससे ये दोनों भी कंट्री एक दूसरे के एनिमी कंट्री हो गई और ये लोग एक दूसरे के पार्टनर है, तो ऐसे केस में बच्चों अब इनकी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज कैरी ऑन द पार्टनर्स के लिए बिजनेस कैरी करना, पार्टनरशिप कैरी करना अनलॉफुल हो चुका है। सिंपल है, यस। आई थिंक आप सभी लोगों के लिए ये वाला पॉइंट नया होगा, इतने डिटेल में आप लोग पढ़ रहे हो। आगे सेक्शन 42 हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। बच्चों 4 इवेंट की बात की, अगर ये इवेंट हो जाती तो आपको अपनी पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा। क्या? आपकी पार्टनरशिप फिक्स पीरियड की थी, वो फिक्स पीरियड कंप्लीट हो गया, आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। सर अपनी पार्टनरशिप पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी थी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वो एडवेंचर या वो अंडरटेकिंग खत्म हो गई, वो पर्पस खत्म हो गया, आपकी पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। अगर तुम कैरी ऑन कर रहे हो इसके बाद में, तो दैट विल बी पार्टनरशिप एट अ विल, राइट। डेथ ऑफ द पार्टनर्स, बच्चों पार्टनर्स का डेथ हो गया तो भी ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंट, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो भी। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि इफ यू विश यू कैन कैरी ऑन द बिजनेस, राइट, रिमेनिंग पार्टनर कैरी कर सकते हैं। फिर बच्चों हम लोगों ने अब देखो सेक्शन 41 वॉलेंटरी के बारे में पढ़ लिया, सेक्शन 42 कंपलसरी में पढ़ लिया बच्चों, सारे के सारे या एक छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होना या इम्पॉसिबल अनलॉफुल हो जाना। उसके बाद में बच्चों सेक्शन 43 ने बोला हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसी, क्या? फिक्स पीरियड सर्टेन कॉन्सिडेंसी, मतलब जो होना होएगी, सर्टेन है, बराबर। एक तो फिक्स पीरियड था, खत्म हो गया। पर्टिकुलर पर्पस था, खत्म हो गया। डेथ होना ही होना है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब हो नहीं सकता। और बच्चों इंसॉल्वेंट, इसकी चांसेस है, कॉन्टीजेंसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर बच्चों तुम्हारी पार्टनरशिप एट अ विल थी, इट कैन बी डिसॉल्व बाय नोटिस, यस और नो? सो एनी पार्टनर अगर बच्चों नोटिस दे देता है राइटिंग में बाकी सारे पार्टनर्स को, तो तुम्हारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन आता है सर किस दिन से डेट डिसॉल्व होगी? अगर मानो उसने नोटिस के अंदर डेट को मेंशन किया, डेट इज गिवन, तो वैसे केस में जिस दिन उसने बोला था आने वाले 15 दिन के बाद में, तो उस दिन से डिसॉल्व होगी। इफ द डेट इज नॉट गिवन, अगर उसने डेट लिखा नहीं है, तो जिस दिन उसने कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस हुआ, जिस दिन उसने नोटिस को सर्व किया, उस दिन से ही डिसॉल्व हो जाएगा, यस और नो? सेक्शन 44 बच्चों बोलता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट कब? देखो कुछ पार्टनर और कुछ पार्टनर, मतलब मैंने पार्टनर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इन दोनों के ओपिनियन में क्या आ रहा है बच्चों? डिफरेंसेस आ रहे हैं, बराबर। मतलब इन दोनों को एक दूसरे के साथ में बिजनेस करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में बच्चों कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है, राइट। और बच्चों कोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोर्ट तुम्हारी पार्टनरशिप को 100% बंद कराएगा। कोर्ट के पास 100% डिस्क्रिशन है, चाहे तो कराए चाहे तो ना कराए। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे टोटल 7 ग्राउंड है जहां पे बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। कब कब? देखो अदर देन स्लीपिंग पार्टनर, जो तुम्हारा स्लीपिंग पार्टनर को छोड़ दो, जो एक्टिव पार्टनर है, अगर वो क्या हो गया? इंसेन हो गया, पागल हो गया, और वही अकेला पूरी पार्टनरशिप फर्म को चला रहा था,
तो रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो बच्चों कोर्ट को एप्लीकेशन करे और पार्टनरशिप को बंद करे, और रिमेनिंग पार्टनर ऐसा नहीं कर रहे तो द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ दैट इनसेंट पार्टनर, सर नेक्स्ट फ्रेंड मतलब जो भी उसका केयर टेकर होगा, बराबर, वो जाके कोर्ट को बोल देगा देखो अब मेरा जो दोस्त है वो क्या हो गया, पागल हो चुका है, या मेरा जो बच्चा है वो पागल, मेरा जो भाई है जो पागल है, मेरा जो पति, मतलब कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फ्रेंड जाके बोलेगा कि ये जो बंदा है ये पागल हो चुका है, कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर, कोर्ट ने मतलब हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, कोर्ट ने इसके ऊपर स्टैम्प भी लगा के रख दिया, इसके बाद में आप इस पार्टनरशिप को बंद कर दो, ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू लायबल फॉर एनी नेक्स्ट, मतलब जो भी आगे वाले एक्ट रहेंगे। उसके बाद में परमानेंट इनकैपेसिटी बच्चों, मतलब वो से फॉर एग्जांपल उसका हाथ टूटना, पैर टूटना, इनकैपेबल हो गया, कोमा में चले गया, ऐसे कुछ परमानेंट इनकैपेबिलिटी आती है, तो वैसे केस में भी बच्चों पार्टनरशिप को बंद करा सकता है कोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों कंटिन्यूअसली मिसकंडक्ट इवन इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, बच्चों आप तुम लोगों ने नाम सुने होंगे, मतलब कुछ एक, अभी मैं पूरा खुल के नहीं बोलूंगा लेकिन तुम सर्च करना यूट्यूब के इसके बारे में, ठीक है ना। इन्फोसिस का कोई एक्स एम्प्लॉय होगा, बराबर, बहुत ही मतलब टैलेंटेड एम्प्लॉय, फिर उसने जाके इन्फोसिस से बाहर निकल के बच्चों खुद का ऑफिस खोला, चलो इन्फोसिस छोड़ो, मानो से फॉर एग्जांपल एक्स एक्स वाई जेड, ये तीन लोगों ने मिलकर बच्चों पार्टनरशिप के अंदर एक फर्म खोली, कौन सी, कंप्यूटर की शॉप खोली, कंप्यूटर की शॉप खोली या आईटी कंपनी खोली इन लोगों ने, ठीक है ना। इसके अंदर सीन क्या हुआ, जो मिस्टर एक्स था ना बच्चों, इसकी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये क्या करता था, उसके काम पे जितने भी लड़के आते थे उसको छेड़ता था, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से। कहने से ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन कहने से इसके वजह से मेरा बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट होता है। यस, ऐसे केस में बच्चों कोर्ट क्या कर सकता है, आपको डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है कंपलसरी। तो कंटिन्यूअसली मिसकंडक्ट इवन नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों कंटिन्यूअसली और परपेचुअल लॉसेस, हमने बोला था पार्टनरशिप प्रॉफिट के पर्पज से होना चाहिए, और तुमको कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा है, तुम जिस बिजनेस में एंटर हो रहे हो उसमें सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअसली होते ही आ रहे हैं और आगे भी चांसेस नहीं है, यहाँ पे भी बच्चों आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन का ऑर्डर मिल सकता है। उसके बाद में परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, बच्चों बार बार तुम लोग अगर एग्रीमेंट को तोड़ रहे हो, एग्रीमेंट में जो बोला था उस ड्यूटी को आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जैसे पार्टनर को बोला था कि भाई तू 10 लाख के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट मत करा कर, वो जाके 15 लाख 20 लाख के नीचे के कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं आता है, करके आता है, बराबर। उसके बाद में अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि देख तेरे को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि तू प्रॉपर्टी को यूज करेगा फर्म के, वो फिर भी प्रॉपर्टी के फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, मतलब वो परसिस्टेंटली क्या कर रहा है, ब्रीच। मैंने उसको बोला था तू ज्यादा में ज्यादा 10% ही टर्नओवर का प्रॉफिट शेयर करेगा, वो हमेशा 25% लेके चल जाता है, मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी एग्रीमेंट का ब्रीच कर रहा है। ऐसे केस में फर्म बच्चों कंपलसरी डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बच्चों पार्टनर्स ने अपना मतलब खुद का जो इंटरेस्ट, लाइक ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, जो डी था वो थर्ड पर्सन को बच्चों अपना इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, लेकिन फिर भी वो ये बोलता है क्योंकि ये मेरा अधिकार है और मैं पूरा का पूरा अधिकार बच्चों को किसी को सेल कर रहा है, ऐसे केस में, और वही अपना डी अपना क्या था बच्चों, मोस्ट एक्टिव पार्टनर था, ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं यार पार्टनरशिप को बंद करो, पार्टनरशिप को बंद करो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और एनी अदर डीम फिट, बराबर। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, अगर फर्म को लगता है कोर्ट को कि इसके अलावा भी कोई ग्राउंड है तो वहां पे आपकी पार्टनरशिप को बंद करा सकते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों सेक्शन 45। अब ये जो था ना बच्चों, यहाँ से तुम लोगों को एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया यही से एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, इसके आगे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है और एक आधी बार इंस्टीट्यूट को पूछना होगा तो इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं, इसलिए बच्चों मैं इसके आगे वाला आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था ना वो सेक्शन 44 तक ही था, अब 45 से हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि अपने स्टडी मटेरियल में दिया है। सेक्शन 45 क्या बोलता है, इवन द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, अगर आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो गई होगी, ठीक है, द ड्यूटी ऑफ पार्टनर, इट इज अ ड्यूटी ऑफ पार्टनर कि वो क्या दे बच्चों, पब्लिक नोटिस दे। क्यों, क्योंकि तुम्हारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, ये बाकी लोगों को थोड़ी ना पता, कल जाके तुम्हारा एक आधा पार्टनर मानो ए बी सी, ये तीन लोग पार्टनरशिप में थे, अब इनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, बराबर, इनका एक दूसरे के साथ में रिलेशन नहीं, बात नहीं है, अब ये बात पब्लिक को पता नहीं है, और बच्चों ए ने जाके अभी भी फर्म के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, बच्चों तुम लोग लायबल हो जाओगे, तुम लोग लायबल हो जाओगे, इसलिए बोलते हैं पब्लिक नोटिस देना ये आपकी जिम्मेदारी है। पब्लिक नोटिस कब नहीं देना होता है, 4 केसेस में, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है बच्चों तो सार्वजनिक नोटिस है, डेथ हो गया वो क्या ही करेगा, इंस्टॉलमेंट हो रहा है कोर्ट के ऑर्डर का नोटिस, बराबर। डोरमेंट पार्टनर है, अगर डोरमेंट पार्टनर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं तो उसके बारे में नोटिस क्यों देना है, यस और नो, या पार्टनरशिप एट अ विल होगी,
तो इन 4 केसेस में नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सेक्शन 46 बोलता है बच्चों, राइट ऑफ द पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर द डिसोल्यूशन। भले पार्टनरशिप खत्म हो गई होगी, लेकिन ये आपके पास अधिकार है क्या, कि आप पार्टनरशिप के एसेट को सेल करो, उसमें से जो भी अमाउंट रियलाइज हो रहा है बच्चों उससे लायबिलिटी को पे ऑफ करो। सर ये तो हमारी ड्यूटी होगी, इसके बाद में अधिकार शुरू होता है क्या, अगर कुछ पैसा बचा होगा तो वो इक्वली डिवाइड करो इन द रेशियो ऑफ तुम्हारा कैपिटल, क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस इफ एनी अमंग द पार्टनर्स, बराबर। या फिर अगर पार्टनर्स नहीं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, सिंपल है, यस। सेक्शन 46 क्या बोलता है बच्चों, सेक्शन 46 बोलता है कि भले पार्टनरशिप खत्म हो गई लेकिन फिर भी एक इंसान दूसरा इंसान, मतलब देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी फॉर टू पर्पस, मतलब वन पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर, हमने म्यूचुअल एजेंसी में पढ़ा। पार्टनरशिप खत्म होने के बाद में भी म्यूचुअल एजेंसी रहेगी दो पर्पस के लिए। सर क्या, पहली बात क्या रहे से, वाइंडिंग अप के जो अफेयर्स है तुम्हारी कंपनी के, एसेट सेल करना है, एसेट से पैसे उसको, उसके बाद में लायबिलिटी को पे ऑफ करना, इसके लिए सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। और दूसरा, टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन बिगिन बट नॉट फर्निश, जब पार्टनरशिप चल रही थी, हाँ यहाँ पे पार्टनरशिप बंद हुई, इसके पहले तुमने जितने भी काम लिए, यहाँ पे पार्टनरशिप बंद हुई, मतलब क्या तुम्हारे काम भी खत्म हो गए क्या, नहीं, उस काम को तो आपको कंप्लीट करके देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एक दूसरे के लिए लायबल रहोगे। आगे सेक्शन 48 बोलता है बच्चों, सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। इसका मतलब क्या है सर, सुनना, जब तुम्हारी पार्टनरशिप बंद हो रही है, ठीक है, आपको नहीं लगता है कि अब आप लोगों का काम हो गया सेटलमेंट करना, सेटलमेंट मतलब लोगों को पे ऑफ करना, तो कैसे पे करोगे, कौन से एसेट यूज करोगे, किसको पहले पे करोगे, किसको बाद में पे करोगे, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे सेक्शन 48। सेक्शन 48 बोलता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ओके, इन मैनर प्रोवाइडेड इन द पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे। लॉसेस इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी ऑन कैपिटल, सुना, कभी भी अगर आपको थर्ड पर्सन को पेमेंट करना है तो पहले कहां से करोगे, तो बोले पहले फर्स्ट पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, जो तुम्हारी फर्म का प्रॉफिट है उसमें से पे करो, नेक्स्ट पे आउट ऑफ द कैपिटल, फिर पार्टनर्स के कैपिटल में से पे करो, क्योंकि देखो ना, हम बोलते हैं ना बच्चों, पार्टनर का कैपिटल है, फिर हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो बोले पहले प्रॉफिट में से पे करो, प्रॉफिट खत्म हो गया फिर भी लायबिलिटी अराइज होती है, तो बोले फिर पार्टनर के कैपिटल में से पे करो, ठीक है ना। और लास्ट में बोला, अगर लास्टली सब कुछ खत्म हो गया और थर्ड पर्सन की लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो रही, फिर बोले पार्टनर्स इंडिविजुअली लायबल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर, सारे पार्टनर इक्वली लायबल होते हैं, आंसर इज नो, पार्टनर लायबल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर जो होता है ना तुम्हारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बेस पे तुम्हारी लायबिलिटी, जितना तुमको प्रॉफिट चाहिए उतनी तुमको लायबिलिटी भी लेनी पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद में, अब एसेट ऑफ फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। अब मानो बच्चों, अब मानो हमारी पार्टनरशिप में 1 करोड़ की एसेट, मतलब एसेट वगैरह सेल करके हम लोगों को 1 करोड़ रियलाइज हुआ, इसको हम लोग यूज कैसे करें, तो बोले सबसे पहले थर्ड पर्सन को पे करो, सबसे पहले थर्ड पर्सन को पे करो, उसके बाद में पार्टनर्स ने अगर कोई एडवांस दिया हुआ है, मतलब एक पार्टनर्स क्या देगा बच्चों, एक तो कैपिटल देगा, ठीक है, जो उसने एग्री किया था, और अगर वो एनीथिंग ओवर एंड अबव, इसके ऊपर कुछ भी दे रहा है ओवर एंड अबव, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन एंड एडवांस। तो अगर पार्टनर ने कुछ लोन एंड एडवांस दिया है तो उसके ऊपर ड्यू ऑन एडवांसेस, जो भी इंटरेस्ट है पहले वो पे करो, उसके बाद में ड्यू ऑन कैपिटल, फिर उसके कैपिटल के ऊपर जो पे करना है उसको वो पे करो, और फिर भी कुछ बाकी होगा तो फिर वो अमंग द पार्टनर डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो फर्म की एसेट है पहले वो थर्ड पर्सन को पे करने में जाएगी, फिर पार्टनर्स को एडवांसेस के ऊपर पैसा मिलेगा, फिर पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर पैसा मिलेगा, और फिर पार्टनर को एज अ प्रॉफिट उनके रेशो में पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ द फर्म ऑफ डेट, बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक खत्म, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है, पेमेंट ऑफ फर्म डेट, ओके, एंड द सेपरेट डेट। इसका मतलब क्या है, देखो मानो किसी पार्टनर्स की लायबिलिटी अराइज हुई बाहर, बराबर, तो फर्म के एसेट को वो यूज कर सकता है क्या, वो फर्म के एसेट को उसकी पर्सनल लायबिलिटी पे करने के लिए यूज कर सकता है, और मानो फर्म की लायबिलिटी है, क्या उसके लिए उसकी पर्सनल एसेट यूज हो सकती है, इसके बारे में बात किया। तो बोले प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी है, बराबर, डेफिनेटली उसका पार्टनर का भी उसके अंदर इंटरेस्ट है, फर्स्ट फर्म डेप, तो उसको अप्लाई करो पहले फर्म का डेप पे करने के लिए, राइट, एंड इफ सरप्लस, और उसके बाद में वो एसेट अभी भी बचती है प्रॉपर्टी, देन फिर सेपरेट डेप। उसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर, बच्चों अब सुनना, किसी पार्टनर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो उसको फर्स्ट पेमेंट ऑफ सेपरेट डेप, पहले उसके पर्सनल जो कैपेसिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पे ऑफ करेगा, इफ एनीथिंग इज लेफ्ट तो फिर पेमेंट ऑफ फर्म डेप्स। तो यहाँ पे बच्चों तुम्हारा पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 3 कवर होता है, कंप्लीट होता है, यूनिट 3 हम बोलेंगे बच्चों डन।
अब क्या पेंडिंग रहा सर? यूनिट 2 पेंडिंग रहा हो। तो बच्चों अब यूनिट 2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। एक बार इस टॉपिक को तुम लोगों ने पढ़ लेना। सर क्वेश्चन क्या क्या आया इस टॉपिक से वो मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट आर द मोड ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 40 से लेके विदाउट ऑर्डर ऑफ कोड, मतलब सेक्शन 40 से लेके 41, 42 एंड 43, यस और नो, 41, 42, 43। और बच्चों सुनना, ऑर्डर ऑफ कोड अगर आता था तो फिर आपका सेक्शन आगे वाला। व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन द ऑर्डर ऑफ कोड, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं बच्चों, व्हाट इज द राइट ऑफ द पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे से आ चुका हुआ है। और उसके बाद में क्या नाइस से गाइस वी आर डन। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, यस पीपल। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 69 जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। और ये जितने भी मैंने केस लॉ आप लोगों को डिस्कस किए थे ना बच्चों, ए बी सी बराबर, वो यहाँ पे मैंने कवर करके रखे हुए हैं, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।